dear students, welcome back in today's class. दोबारा करूंगे. Hello dear students, welcome in today's class. So dear students, today we will start our new chapter. So this is your chapter number first and the name of the chapter is Production and Management of Crops. So इस chapter में हम crop के बारे में जानेंगे कि crop का production कैसे होता है, ठीक है, क्रॉप को कैसे उपजाऊ किया जाता है, पैदा कैसे किया जाता है और उसको मैनेज कैसे किया जाता है, मैनेजमेंट के बारे में, क्रॉप मैनेजमेंट के बारे में. ऑलराइट, व्हाट विल बी लर्निंग ऑब्जेक्टिव? फर्स्ट इज क्रॉप प्लांट्स, सेकंड crop season in India, third agricultural practices, fourth crop rotation, fifth nitrogen cycle, and lastly we will read about food for animals. All right, now let's start. We all need food, as you know. हम सभी को फूड की नीड होती है, राइट? हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है. बट डू यू नो how we can provide food to a large number of people? लेकिन क्या आपको पता है कि हम इतने सारे लोगों को फूड कैसे प्रोवाइड कराते हैं? To provide food on a large scale, a large number of plants of the same kind are cultivated in the field. देखो, अब बहुत सारे लोगों को फूड प्रोवाइड कराने के लिए हमें बहुत सारे प्लांट्स को बहुत बड़ी संख्या में एक ही फील्ड में लगाना पड़ता है. जो सेम काइंड की क्रॉप होती है, एक ही प्रकार की फसल को एक बड़ी सी जगह पर बड़े से खेत में लगाना होता है. You would have studied the process of producing food. देखो, अब फूड को कैसे प्रोड्यूस करते हैं इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, राइट? फाइबर्स एंड अदर प्रोडक्ट्स, फाइबर्स के बारे में भी और अदर प्रोडक्ट्स के बारे में कि इनको कैसे प्रोड्यूस करते हैं, राइट? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड इज द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग. अब जो प्रोसेस होता है हमारा फूड को प्रोड्यूस करने का, इसमें क्या होता है, इससे हमें सबसे पहले प्रैक्टिस होनी चाहिए एग्रीकल्चर और फार्मिंग की, ठीक है? इसकी वजह से ही ये सारा प्रोसेस हो पाता है. अगर हमको एग्रीकल्चर और फार्मिंग की प्रैक्टिस नहीं है तो हम फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकते. ओके, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल इज नोन एज एग्रीकल्चर. अब जब हम बड़े स्केल पर क्रॉप को ग्रो करते हैं उसको हम एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं. ओके, एट दिस पीरियड ऑफ टाइम मैन डिड नो हाउ मच अबाउट द क्रॉप्स did not know much about the crops and could use his limited knowledge and means of agriculture. देखो, अब उस टाइम पर जो मनुष्य था बहुत ज्यादा फसल के बारे में नहीं जानता था, उसको सिर्फ कुछ लिमिटेड नॉलेज ही थी फसल के बारे में, एग्रीकल्चर की, कृषि के बारे में. However, as the time passed, he gained more and more knowledge about soil, इरिगेशंस, मैन्योर, etc. हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया मनुष्य ने बहुत सारी एग्रीकल्चर की, ठीक है, नॉलेज को, जिसमें सॉइल्स की नॉलेज यानी मिट्टी के बारे में, इरिगेशन कैसे करते हैं, मैन्योर कितना देना होता है यानी खाद उसको कितना चाहिए फसल को, ये सब जाना. Okay, today nearly half of the world's workforce is employed in growing crop or looking after farming animals. आज दुनिया के आधे से ज्यादा जो लोग हैं वो जो काम कर रहे हैं वो क्रॉप से रिलेटेड ही वर्क कर रहे हैं, चाहे फार्म एनिमल से रिलेटेड हो या क्रॉप से रिलेटेड हो. ओके, In India, nearly 70% of the population is engaged in the agricultural सेक्टर. इंडिया में लगभग 70% पॉपुलेशन जो है बिजी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, यानी कृषि के क्षेत्र में बिजी है. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉप प्लांट्स. इन इंडिया दिस एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन और ग्रीन रिवॉल्यूशन बिगेन इन 1960. इंडिया में ये जो एग्रीकल्चर का रिवॉल्यूशन था 1960 में शुरू हुआ. ओके, एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन ऑफ गुड ग्रेन्स हैज इंक्रीज्ड सेवरल फोल्ड. ठीक है, अब इसका परिणाम हमें क्या मिला, बहुत सारा अच्छा अनाज मिला और इससे इंक्रीज भी हुआ फोल्ड. ठीक है, द प्लांट्स विच आर ग्रोन बाय मैन ऑन अ लार्ज स्केल टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट्स आर नोन एज क्रॉप्स और प्लांट्स. ठीक है, अब ऐसे प्लांट्स जो मनुष्य के द्वारा एक लार्ज स्केल पर बड़ी संख्या में ग्रो किए जाते हैं उनके यूज के लिए, ताकि उनसे और यूजफुल प्रोडक्ट्स को बनाया जा सके, उसको हम क्रॉप या फिर क्रॉप प्लांट्स बोलते हैं. Okay, to meet the ever increasing demands of the growing population of the country, you need extensive crop. अब देखो, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है हमारी पॉपुलेशन की, ठीक है, तो हमारे इंडिया में जो पॉपुलेशन उसकी, ठीक है, उसके साथ साथ हमें अपनी चीजों को, अपनी क्रॉप को भी बढ़ाना पड़ता है, राइट? अपने प्रोडक्शन को भी बढ़ाना पड़ता है. सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज न्यूट्रिएंट्स,
क्लाइमेट एंड वाटर फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। अब देखो यहाँ पर आपको क्या बताया है, सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, यानी कि हमें जो प्रोडक्शन है हमारी क्रॉप का वो सक्सेसफुल चाहिए, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं उसके। फर्स्ट उसमें है न्यूट्रिएंट्स, कि हमारी जो क्रॉप है उसको सही से न्यूट्रिएंट्स मिल पा रहे हैं या नहीं। सेकेंड होता है क्लाइमेट, की क्लाइमेट की कंडीशन कैसी है, बहुत ज्यादा हॉट तो नहीं है, बहुत कोल्ड तो नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा रेन तो नहीं हो रही है। नेक्स्ट होता है वाटर एंड लास्टली ग्रोथ ऑफ द प्लांट, प्लांट की ग्रोथ कैसी है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं हमारी क्रॉप पर। ओके, सनलाइट एंड एयर आर अबंडेंटली अवेलेबल इन द ओपन क्रॉप फील्ड्स, ठीक है। अब देखो सनलाइट और एयर ये हमें हमारी क्रॉप को ओपन फील्ड में भरपूर मात्रा में मिलते हैं, राइट। फॉर अदर रिक्वायरमेंट्स हाउएवर द फार्मर्स हैज टू मेक स्पेशल एफर्ट्स, और बाकी के जो रिक्वायरमेंट्स होती है क्रॉप की उसके लिए फार्मर्स को कुछ स्पेशल एफर्ट्स करने पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया है नॉलेज फैक्ट, हॉर्टिकल्चर is the science of growing and management of fruit and flowering plants in orchards and gardens। अब हॉर्टिकल्चर एक क्या है, साइंस है ग्रो करने का और मैनेज करने का, फ्रूट्स को, फ्लावर्स को, ठीक है, इन सबको ऑर्चार्ड और गार्डन में, बगीचों में। ओके, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन इज नोन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ग्रीन रिवॉल्यूशन के अगर हम कहें कि फादर कौन है तो किसको कहेंगे हम, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ओके, now many different kinds of crops are grown in India। अब बहुत अलग अलग तरह की क्रॉप्स को इंडिया में ग्रो किया जाता है। among them some type are food crops, cash crops, fruits, spices and vegetables। अब उनमें से कुछ होती है हमारी फूड क्रॉप्स, ठीक है, जिनसे भोजन मिलता है। ओके, कुछ होती है कैश क्रॉप्स जिनसे धन कमाया जाता है, कुछ होती है फ्रूट क्रॉप्स, कुछ होती है स्पाइसेस एंड वेजिटेबल्स। ओके, सम कॉमन क्रॉप्स ग्रोन एंड कंज्यूम्ड इन इंडिया आर गिवन बिलो। अब कुछ कॉमन क्रॉप्स ऐसी होती है जिनको यहीं पर इंडिया में ग्रो कर इंडिया में ही कंज्यूम किया जाता है। ऑलराइट, जिनमें से क्या क्या है, क्रॉप सीजन्स इन इंडिया। देखो सबसे पहले आपको क्रॉप सीजन्स बताए हैं, क्रॉप सीजन कैसे कैसे होते हैं इंडिया में। इन इंडिया देयर आर डिफरेंट सीजन्स फॉर कल्टीवेटिंग क्रॉप्स दैट आर बेस्ड ऑन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। अब देखो इन तीनों चीजों के बेस पर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, इन तीनों चीजों के बेस पर इंडिया में जो है अलग अलग सीजन होते हैं और उनमें अलग अलग सीजन में क्रॉप ग्रो की जाती है, ठीक है। टेम्परेचर देखा जाता है, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग ही अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है इंडिया में। The three main crops grown according to seasons are। अब देखो जो तीन मेन क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू सीजन, सीजन के अकॉर्डिंग इंडिया में ग्रो की जाती है वो कौन सी है। फर्स्ट इज खरीफ क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच ग्रोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। जिन क्रॉप्स को हम रेनी सीजन में ग्रो करते हैं वो हमारी कौन सी क्रॉप होती है, खरीफ क्रॉप्स। ओके, द पीरियड ऑफ ग्रोइंग खरीफ क्रॉप्स इज फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। अब जो पीरियड क्या होता है हमारा खरीफ क्रॉप को ग्रो करने का, अक्टूबर से मार्च का होता है। ओके, क्रॉप्स सच एज व्हीट, पल्सेस, मस्टर्ड्स एंड बार्ले आर एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स। अब देखो रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल क्या क्या बताए हैं हमें, व्हीट, पल्सेस, मस्टर्ड्स, बार्ले, ये सभी हमारे रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पर आपको क्रॉप प्लांट्स और उनके एग्जाम्पल्स शो किए हैं। ऑलराइट, लेट्स रीड देम। फर्स्ट इज सीरियल्स। सीरियल्स में क्या क्या आते हैं, व्हीट, पैडी जिनको हम राइस बोलते हैं, मेज, मक्का, बार्ले, रागी, ठीक है। पल्सेस में आते हैं हमारे ग्राम, पीस, बीन्स। ऑयल सीड्स है हमारे मस्टर्ड, ग्राउंड नट, सनफ्लावर। रूट क्रॉप्स होती हैं स्वीट पोटैटो, टॉपिका, ठीक है, सॉरी ट्यूबर क्रॉप्स में आती है पोटैटो, टॉपिका। ओके, शुगर क्रॉप्स, शुगर केन, बीटरूट। ओके, प्लांटेशन क्रॉप्स होती है टी, कॉफी, रबर, कोकोनट, और फाइबर क्रॉप्स होती है हमारी कॉटन एंड जूट। ओके, नेक्स्ट नॉलेज फैक्ट, a lot of water is required for the growth of paddy and therefore it cannot be grown during summer season। आप देखो पैडी यानी राइस की जो क्रॉप होती है उसको ग्रो करने के लिए बहुत सारे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसको समर में ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो रेनी सीजन इज सुटेबल फॉर पैडी प्लांटेशन। अब रेनी सीजन इसलिए सुटेबल होता है क्योंकि राइस की क्रॉप जो होती है उसको बहुत सारे वाटर की नीड होती है, तो बहुत सारा वाटर रेन से भी मिल जाता है उसको, ठीक है।
Okay, next is rabi crops. The crops which grown in the winter season are called rabi crops. जो crops winter season में grow होती है उसको हम rabi crop कहते हैं. The period of growing rabi crops is from October to March. ठीक है, rabi crop को grow करने का जो period है वो कब से कब तक होता है? अक्टूबर से मार्च तक होता है. Okay, crops such as wheat, pulses, mustard and barley are example of rabi crops. अब देखो इसके examples कौन कौन से हैं? गेहूं, दाल, मस्टर्ड, ठीक है, सरसों, बार्ले, ये सभी इस रबी क्रॉप के एग्जाम्पल होते हैं. नेक्स्ट होती है जेड क्रॉप्स. द क्रॉप विच ग्रोन इन द समर सीजन आर कॉल्ड जेड क्रॉप्स. जो क्रॉप हमारी समर सीजन में ग्रो करती है उसको हम जेड क्रॉप कहते हैं. दे आर शोन ड्यूरिंग द बिगनिंग ऑफ समर सीजन. अब समर सीजन की स्टार्टिंग में इनको ग्रो करते हैं, दैट इज मार्च एंड अप्रैल. मार्च और अप्रैल में इनको हम ग्रो करना स्टार्ट करते हैं. ओके, दे आर हार्वेस्टेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त. अब मंथ जुलाई और मंथ में इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है. ऑलराइट, एग्जांपल्स ऑफ जेड क्रॉप्स आर, जेड क्रॉप्स के एग्जांपल्स हैं मूंग, मस्क, वाटरमेलन, क्यूकम्बर, ग्राउंड, बिटर गार्ड, etc. ठीक है, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं. ओके, नेक्स्ट आपको यहाँ पर शो किया है. नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. एग्रीकल्चर की देखो प्रैक्टिसेस के बारे में बताया है. मॉडर्न एग्रीकल्चर इज कैरिड आउट आ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक वे. देखो अब जो मॉडर्न हमारा एग्रीकल्चर चल रहा है उसमें हम सारी चीजें साइंटिफिक और सिस्टमैटिक वे में करते हैं. राइट, The farmers performs a series of tasks from land preparation to harvesting of crops. अब farmers जो हैं परफॉर्म करते हैं एक सीरीज को, उनको एक सीरीज बनी होती है टास्क की, ठीक है, जिसमें उनकी लैंड प्रिपरेशन से लेके हार्वेस्टिंग क्रॉप तक की सारी चीजें आती हैं. The step by step methods of agriculture that take care of न्यूअर्स टेक्निक्स, इक्विपमेंट्स एंड टूल्स नीडेड फॉर एग्रीकल्चर. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो मेथड एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं, ठीक है, उनको हम न्यूअर टेक्निक्स कहते हैं. उनमें न्यूअर टेक्निक्स होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, न्यू टूल्स होते हैं जिनकी नीड होती है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, कृषि के लिए. All the activities which are involved in the growing of crops are known as agriculture practices. जितनी भी एक्टिविटीज की नीड होती है ग्रो करने के लिए एग्रीकल्चर को, ठीक है, यानी कृषि को ग्रो करने के लिए, खेती फसल को उगाने के लिए, उस सभी को हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहते हैं. ओके, The various agricultural practices which are involved at different stages of growing of crops are as follow. अब जो अलग अलग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन्वॉल्व होती हैं अलग अलग स्टेज में क्रॉप को ग्रो करने के लिए वो आपको नीचे बताई हैं कौन कौन सी होती है. देखो फर्स्ट होता है हमारा, उसमें सबसे पहले होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. हमारी मिट्टी को अच्छे से प्रिपेयर किया जाता है क्रॉप के लिए. सेकेंड होता है सीड सिलेक्शन एंड सोइंग. सीड को सेलेक्ट करना और उसको बोना, ठीक है. थर्ड होता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. अब हमारी मिट्टी में फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स को ऐड करना हमारा थर्ड होता है प्रोसेस. फोर्थ होता है इरिगेशन, यानी कि हमारी क्रॉप को पानी देना, ठीक है, सिंचाई करना. फोर्थ होता है बीडिंग, यानी जो भी उसमें एक्स्ट्रा घास या फिर एक्स्ट्रा चीजें निकल के आ गई हैं, ठीक है, हमारी क्रॉप से अलग जो भी चीजें ग्रो कर गई हैं खेत में उन सबको हटाना. क्रॉप प्रोटेक्शन, यानी कि कीट से जितने भी हमारे इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड होते हैं उनका यूज किया जाता है, ठीक है, हार्मफुल चीजों को हटाने के लिए. ओके, तो वो क्रॉप प्रोटेक्शन में आता है. हार्वेस्टिंग, हमें लास्ट में जो क्रॉप को हम कट करते हैं खेत से वो हार्वेस्टिंग में आता है. और स्टोरेज में जब हमारे पास सारी फसल सारी क्रॉप आ जाती है तो उसको स्टोर किया जाता है, वो स्टोरेज में आता है. तो ये सारे हमारे स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस होता है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. अब देखो सॉइल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, लेट्स रीड इट. सॉइल एंकर्स द रूट्स ऑफ प्लांट्स, प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर टू देम एंड आल्सो प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू द रूट्स. देखो अब सॉइल जो है क्या करती है, एंकर करती है रूट्स को, प्लांट्स की रूट्स को, प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशंस, वाटर, ठीक है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है रूट को. The preparation of soil is the first step involved in the process of growing crops. Crops को ग्रो करने के प्रोसेस में सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस होता है वो होता है सॉइल को अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है. It is an essential stage for cultivating any crop plant. किसी भी क्रॉप प्लांट को कल्टीवेट करने का सबसे essential स्टेज होती है ये. ओके, It usually involves 2 steps, namely इसमें ज्यादातर आमतौर पर 2 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट होता है प्लॉगिंग एंड सेकेंड होता है लेवलिंग. ओके,
Now we will discuss about ploughing. The process of losing and turning up the soil is called ploughing and tilling or tilling. ठीक है, जिस प्रोसेस में हम अपनी सोइल को लूज करते हैं, थोड़ा सा ढीला करते हैं मिट्टी को, उस प्रोसेस को हम प्लॉगिंग या फिर टिलिंग कहते हैं. इट इज कैरिड आउट बाय यूजिंग अ वुडन और एन आयरन प्लॉग विच इज पुल्ड आइदर बाय ब्लॉक्स और ट्रैक्टर्स. आयरन प्लॉग और मोर पॉपुलर दीज डेज. ठीक है, अब देखो प्लॉगिंग किससे की जाती है. प्लॉगिंग जो है इसके लिए तो हम एक वुडन और आयरन का प्लॉग बना होता है उससे करते हैं, या फिर आप ब्लॉक का यूज कर लेते हैं, ट्रैक्टर का यूज कर लेते हैं. ओके, आयरन प्लॉग्स आर मोर पॉपुलर दीज डेज. आयरन प्लॉग्स जो है इन दिनों ज्यादा पॉपुलर हैं अब. ओके, वुडन प्लॉग यहाँ पर आपको शो किया, यहाँ पर ये आयरन प्लॉग है. ओके, प्लॉगिंग मेक्स द सॉइल एरी एंड अलाउ रूट्स टू breath well so that plants root पेनिट्रेट इजीली इन द सॉइल. देखो प्लॉगिंग से क्या होता है, हमारी जो सॉइल है वो एयरी हो जाती है, उसमें थोड़ी एयर आ जाती है. ठीक है, जिससे रूट्स को एयर मिल पाती है, वो अच्छे से ब्रेथ कर पाती है और प्लांट्स की रूट्स जो है पेनिट्रेट कर पाती है सॉइल में इजीली. ओके, इट इज easier to mix manure and fertilizer in the loosened soil. और ढीली मिट्टी में फर्टिलाइजर और मैन्योर को ऐड करना भी बहुत इजी होता है. ओके, प्लॉगिंग enhance the water retaining capacity of the soil and help microorganisms to develop. प्लॉगिंग जो है enhance कर देती है वाटर रिटेनिंग की कैपेसिटी को सॉइल में फिर से, यानी कि अच्छे से वाटर सोक कर पाती है मिट्टी फिर से, और साथ ही साथ इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो पाते हैं दोबारा. ओके, देखो यहाँ पर आपको शो किया है डायग्राम. प्लॉग डन ड्रॉन बाय ब्लॉक्स की हेल्प से यहाँ पर प्लॉग किया जा रहा है. देखो इस तरीके से लूजन अप कर दिया जाता है सॉइल को. देन यहाँ पर प्लॉग ड्रॉन बाय ट्रैक्टर की हेल्प से हो रहा है यहाँ पर. ओके, नेक्स्ट इज लेवलिंग. The ploughed land is leveled and passed lightly with the help of a wooden plank or iron leveler. देखो अब जो प्लॉग लैंड होती है, यानी कि जो हमने अभी देखो यहाँ पर डायग्राम्स में देखा, वो प्लॉग लैंड हो गई. अब उसको थोड़ा सा टाइट करने के लिए, ठीक है, बेसिकली उसको इक्वल करने के लिए, लेवल में करने के लिए लेवलर का यूज होता है. दिस इज डन टू अब वो कैसे किया जाता है. द प्लॉग लैंड इज लेवल्ड एंड पास्ड लाइटली विद द हेल्प ऑफ वुडन and pressed lightly with the help of wooden plank और iron leveler. देखो अब ये जो हमारा प्लॉग लैंड हो जाता है, ये जो प्लॉग लैंड है इस तरीके से, ठीक है, इसको लेवलर की हेल्प से थोड़ा सा प्रेस किया जाता है हल्के हल्के से, लाइटली. ठीक है, वुडन प्लैंक की हेल्प से और आयरन लेवलर की हेल्प से. ओके, नेक्स्ट दिस इज डन टू. अब ये कैसे होता है. ब्रेक और क्रश बिगर चंक्स ऑफ ड्राई सॉइल इनटू स्मॉलर पीसेस. इसमें जो बड़े बड़े मिट्टी के पीसेस होते हैं और ड्राई सॉइल होती है, उनको स्मॉलर पीसेस में कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है ये. ओके, प्रोटेक्ट अपर लेयर ऑफ द सॉइल फ्रॉम इरोजन बाय विंड और एयर. अब जो हमारी अपर लेयर होती है मिट्टी की, उसको ये प्रिवेंट करता है, बचा कर रखता है विंड और सॉइल से. ओके, नेक्स्ट प्रिवेंट वाटर लॉगिंग एंड प्रमोट यूनिफॉर्म इरिगेशन. वाटर लॉगिंग को प्रिवेंट करता है और प्रमोट करता है यूनिफॉर्म इरिगेशन, यानी लगातार सभी जगह पर एक समान इरिगेशन हो, एक समान सिंचाई हो. ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर आपको सॉइल लेवलर की इमेज शो की है. दिस इज सॉइल लेवलर. ओके, नेक्स्ट नॉलेज फैक्ट्स. ओके, एम है इसमें हमारा टू सेपरेट गुड एंड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वंस. अब देखो इसमें से हमें जो हमारे डैमेज सीड हैं और जो हमारे अच्छे सीड हैं, उनमें से उनको अलग अलग करना है. ओके, मटेरियल रिक्वायर्ड, हमें क्या क्या चाहिए. बीकर, वाटर एंड हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड. बीकर चाहिए, वाटर चाहिए और एक मुट्ठी भर हमें व्हीट के सीड्स चाहिए. ठीक है, गेहूं के बीज चाहिए. मेथड है हाफ फिल बीकर विद वाटर. आधा फिल बीकर लेना है हमें जिसको पानी से भरा हो. पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टिर. उसमें जो हमने एक मुट्ठी गेहूं लिया है उसमें डालना है और उसको स्टिर हिलाना है. ओके, वेट फॉर सम टाइम, कुछ देर वेट करना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. अब आप क्या ऑब्जर्व करते हैं. ऑब्जर्वेशन. Let's read observation. You will observe
that a few seeds will float on water while other will settle down. आप ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ सीड जो है वाटर में फ्लोट कर जाएंगे और बाकी जो है वो सेटल डाउन नीचे बैठ जाएंगे. This happens because the damaged seeds being lighter will float on water. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो डैमेज सीड्स हैं वो लाइट होते हैं, वो ऊपर पानी में तैर जाते हैं. This is a good method of separating healthy seeds from the damaged ones. ये एक अच्छा मेथड होता है जिसमें हम सेपरेट कर लेते हैं डैमेज सीड्स को अलग और गुड सीड्स को अलग. ठीक है, हेल्दी सीड से डैमेज सीड को अलग कर लेते हैं. ओके, नेक्स्ट सीड सिलेक्शन एंड सोइंग, यानी कि बीजों को अब देखो कैसे सेलेक्ट किया जाता है. ठीक है, और उनको कैसे सो किया जाता है, कैसे बोया जाता है. ओके, आफ्टर द सॉइल इज प्रिपेयर्ड, सॉइल प्रिपेयर करने के बाद सीड्स आर स्कैटर्ड इन द फील्ड, सीड्स को बिखेरा जाता है फील्ड में, खेत में. द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इनटू द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग. ठीक है, अब ये जो प्रोसेस होता है जिसमें सीड को सॉइल में लगाया जाता है, इसको हम सोइंग कहते हैं. बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड आर सेलेक्टेड एज दे आर क्लीन एंड हेल्दी. देखो, सो करने से पहले अच्छी क्वालिटी के सीड को सेलेक्ट किया जाता है. ठीक है, ताकि वो हेल्दी और क्लियर हो. सीड शुड बी सोन एट प्रॉपर डिस्टेंसेस, सीड को हमें प्रॉपर डिस्टेंसेस पर सो करना होता है. ठीक है, वाइल सोइंग प्रॉपर केयर इज टेकन टू इंश्योर दैट द सीड शुड पेनिट्रेट टू पर्टिकुलर डेप्थ इन द सॉइल. देखो, अब जब हम सो कर रहे हैं, सो करते टाइम पर हमें प्रॉपर केयर रखनी चाहिए कि सीड्स वहां पर पेनिट्रेट कर पाएगा नहीं, उसको अच्छे से एयर मिल पाएगी कि नहीं. ठीक है, और प्रॉपर डेप्थ में यानी कि सही गहराई में उसको लगाना चाहिए हमें. ओके, इफ प्लांटेड ऑन दी सरफेस दे विल बी एंटर्ड बाय बर्ड्स. अगर उनको हम ऐसे ही ऊपर लगा देंगे मिट्टी में तो उनको बर्ड्स जो है वहां से खा लेंगी. ओके, There are various methods of sowing seeds, namely. अब देखो अलग अलग methods होते हैं बीज को सो करने के, सीड को सो करने के. अब उनके नेम क्या है? फर्स्ट है ब्रॉडकास्टिंग, सेकंड सीड ड्रिल एंड थर्ड प्लांटेशन. ओके, नाउ व्हाट इज ब्रॉडकास्टिंग? ओके, लेट्स रीड इट. It is a method of sowing seeds by scattering them बाय हैंड. देखो, ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें सीड्स को हम हाथ से ऐसे ही फील्ड में स्कैटर करते हैं, बिखेर देते हैं. ठीक है, इट इज अ ट्रेडिशनल मेथड दैट रिजल्ट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स. ये एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसका रिजल्ट क्या मिलता है हमें? जिसका रिजल्ट मिलता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कहीं पर सीड ज्यादा बिखर जाते हैं, कहीं पर बहुत कम होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है सीड ड्रिल. It is a sowing device which is used with the help of tractors. देखो, ये एक sowing device होता है जिसका यूज हम करते हैं ट्रैक्टर की हेल्प से. This tool sows the seeds uniformly at proper distances and depth. अब ये जो टूल है ये प्रॉपर डिस्टेंस पे और यूनिफॉर्मली यानी कि बिल्कुल सही जगह पर लगातार एक ही तरीके से ये सही डेप्थ में सीड को लगाता है. Nowadays seed drills is used to save time and लेबर और टाइम को बचाने के लिए सीड ड्रिल्स का यूज किया जाता है. ओके, दिस इज सीड ड्रिल्स. नेक्स्ट, ट्रांसप्लांटेशन. फॉर सर्टेन क्रॉप्स सच एज राइस, पैडी, टोमेटो, अनियन, चिली etc, सीड्स आर नॉट डायरेक्टली सोन इन द मेन फील्ड. अब देखो, कुछ क्रॉप्स हमारी जिसमें राइस, टोमेटो, अनियन, चिली ये सब आती है, इनके जो सीड्स होते हैं इनको डायरेक्टली हमारे फील्ड में, मेन फील्ड में नहीं लगाया जाता है. इन सच केस द सीड्स आर फर्स्ट सोन इन अ स्मॉलर सीड बेड कॉल्ड नर्सरी. इन सभी केसों में जो सीड्स हैं उनको सबसे पहले छोटे छोटे बेड्स में लगाया जाता है, छोटे छोटे फील्ड में लगाया जाता है, जिनको नर्सरी में लगाया जाता है मोस्टली. ठीक है, जिनको हम सीड बेड कहते हैं. ओके, व्हेन द सीडलिंग न्यू प्लांट्स हैव 4 to 5 लीव्स, then the healthy seedling are transferred or transplanted into the main field. देखो, जब सीडलिंग पर यानी एक नए प्लांट पर 4 से 5 लीव्स आ जाती हैं, एक हेल्दी सीडलिंग हमारी बन जाती है, तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है और ट्रांसप्लांटेड कर दिया जाता है मेन फील्ड में. ठीक है, मेन खेत में. नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन. ट्रांसप्लांटेशन के एडवांटेजेस क्या हैं? ट्रांसप्लांटेशन मेथड हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस. अब उसके कौन कौन से एडवांटेजेस हैं वो आपको यहाँ पर बताए हैं. ट्रांसप्लांटेशन इनेबल्स सिलेक्टिव कल्टीवेशन और हेल्दी सीडलिंग. अब ट्रांसप्लांटेशन से देखो क्या होता है, हमें कल्टीवेशन अच्छा मिलता है और सीडलिंग हमें अच्छे मिलते हैं. ठीक है, दिस रिजल्ट इज बेटर क्रॉप प्रोडक्शन. इसका रिजल्ट क्या होता है कि हमें एक अच्छी क्रॉप मिलती है.
ट्रांसप्लांटेशन परमिट्स बेटर रूट प्लांटेशन और इनटू द सॉइल। ट्रांसप्लांटेशन जो है परमिट कर देती है, जिससे हमारी रूट्स अच्छी होती हैं क्रॉप्स की, ठीक है, और वो सॉइल में पेनिट्रेट कर पाती हैं। थर्ड, ट्रांसप्लांटेशन अलोज बेटर शूट डेवलपमेंट। ट्रांसप्लांटेशन अलो करता है बेटर शूट डेवलपमेंट, यानी कि ऊपर का जो एरिया होता है रूट से, ये रूट होती है प्लांट की, और इसके ऊपर का जो एरिया होता है वो शूट पार्ट होता है, तो उसको डेवलप करने में भी हेल्प करता है, वो अच्छा होता है। ओके, नेक्स्ट, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ विच दे गेट फ्रॉम सॉइल। ठीक है, प्लांट्स को रिक्वायर होती है न्यूट्रिशंस की ग्रोथ के लिए, ताकि अच्छे से ग्रोथ कर पाए वो, ठीक है। किससे मिलते हैं उन्हें ये सब? सॉइल से। द सॉइल डज नॉट ऑलवेज हैव रिच मिनरल्स। सॉइल में हमेशा रिच मिनरल्स तो नहीं होते हैं, राइट। In order to enrich this soil, substances are added to the soil in the form of nutrients। ठीक है, अब soil को enrich रखने के लिए, यानी कि minerals वगैरह उसमें अच्छे से भरपूर मात्रा में रहे, तो हमें कुछ substances को add किया जाता है, ओके, ताकि हमारे प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। दीज न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। इन न्यूट्रिएंट्स को हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इज कॉल्ड मैन्योरिंग। अब जिस प्रोसेस के थ्रू हम ऐड करते हैं फर्टिलाइजर को, ठीक है, उसको हम मैन्योरिंग कहते हैं। ओके, next topic is manures. Manures are organic substances obtained from dead plants and animals waste। ठीक है, manure हमारे organic substance होते हैं, natural होते हैं बेसिकली, जिनको हम obtain करते हैं प्लांट से या फिर animal waste से। ओके, they supply essential nutrients from and humus to the soil and make it fertile। ये essential nutrients को provide, essential nutrients और humus, ठीक है, इनको सोइल में प्रोवाइड करते हैं और फर्टाइल करते हैं सोइल को। फार्म यार्ड मैन्योर इज ऑब्टेन फ्रॉम कैटल डग, यूरिन, स्ट्रोस, लीव्स एंड अदर फार्म यार्ड वेस्ट। ठीक है, अब जो फार्म यार्ड मैन्योर है वो हमें कैसे मिलता है? कैटल डग से, यूरिन से, ठीक है, स्ट्रो से यानी कि जो भूसा होता है उससे, और लीव्स से। ठीक है, compost is manure obtained by the decomposition of dead plants, animal waste, sewage waste, etc। compost कैसा manure होता है? compost बेसिकली obtain कहाँ से होता है, प्राप्त कहाँ से होता है? dead plant से, animal से, animal waste से, sewage waste से। okay, green manure is formed by the decomposition of fast growing leguminous plants like guar and sun hemp। ठीक है, अब जो ग्रीन मैन्योर होता है, ठीक है, उसको इसके द्वारा फॉर्म किया जाता है। डिकम्पोजिशन उसका कैसे होता है? जल्दी होता है, लिग्मोनियस प्लांट्स के द्वारा होता है। ठीक है, जैसे हमारे गौर हो गए और सनहैम्प हो गए। सच प्लांट्स आर ग्रोन एंड प्लॉग्ड बैक इनटू द सॉइल। इस तरह के प्लांट्स को ग्रो किया जाता है और फिर से प्लॉग किया जाता है सॉइल में ही। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स आर मैन मेड मिनरल सॉल्ट कॉल्ड inorganic fertilizers which supply a स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स टू दिस सॉइल। देखो अब यहाँ पर आपको क्या बताया है, फर्टिलाइजर्स मैन मेड मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जैसे सॉल्ट हो गया जिसको हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कहते हैं, जो सप्लाई किया जाता है स्पेसिफिक न्यूट्रिशंस के लिए सॉइल में। ठीक है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फर्टिलाइजर आर एनपीके फर्टिलाइजर्स विच आर रिच इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम सॉल्ट। और जो सबसे ज्यादा कॉमन फर्टिलाइजर है एनपीके, ठीक है, एनपीके फर्टिलाइजर है जिसमें रिच अमाउंट में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं। ओके, नाउ लेट्स रीड दिस टेबल। डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है? मैन्योर में बताया और फर्टिलाइजर में। Manure are natural substances made from dead plants and animal waste in the fields। ठीक है, manure हमारे natural substances होते हैं जिनको made करते हैं dead plants and animal waste field में। फर्टिलाइजर आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री। ठीक है, फर्टिलाइजर्स हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किए जाते हैं। मैन्योर सप्लाइज मोस्ट न्यूट्रिएंट्स टू रिमूव जनरल डिफिशिएंसी ऑफ द सॉइल। मैन्योर जो है मोस्ट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और सॉइल से जो भी डिफिशिएंसी होती है, कमी होती है, उसको दूर करते हैं। फर्टिलाइजर्स आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, इसमें स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दीज प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स एज रिक्वायर्ड, यानी कि जो भी रिक्वायर्ड होती है सॉइल को वही न्यूट्रिशंस प्रोवाइड किया जाता है फर्टिलाइजर में। थर्ड, दीज आर बल्की एंड ड्यू टू दिस फैक्टर इज
इट इज इनकन्वीनियंट टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट एंड अप्लाई। ये बहुत ज्यादा बल्कि होते हैं, हैवी होते हैं, इसी कारण से ये इनकन्वीनियंट होते हैं स्टोर करने के लिए, यानी कि इनको स्टोर करने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, ट्रांसपोर्ट करने में भी और अप्लाई करने में भी। ठीक है। थर्ड, दीज आर कॉम्पैक्ट एंड कैन बी कन्वेंटली ट्रांसपोर्टेड, सप्लाइड एंड स्टोर्ड। ये कॉम्पैक्ट होते हैं, इनको इजी और कन्वीनियंटली होते हैं, कहीं भी ले जाया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। नंबर 4, दे आर नॉट वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, दे आर वाटर सोल्यूबल। ओके। दे एक्ट्स वेरी स्लोली, ये धीरे धीरे एक्ट करते हैं, दे एक्ट वेरी क्विकली, बहुत तेजी से एक्ट करते हैं। दे आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। इफ ओवर यूज दे हार्म द सॉइल बाय मेकिंग इट पोरस। देखो, अगर इनका हम ज्यादा यूज करते हैं तो ये हमारे सॉइल को भी हार्म पहुंचा देते हैं, उसको पोरस बना देते हैं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इरिगेशन। सीड्स नीड वाटर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर टू जर्मिनेट। देखो, सीड को नीड होती है वाटर की, ठीक है, मॉइस्चर के लिए, ताकि उसमें मॉइस्चर रहे, ठीक है, और जर्मिनेट कर सके। प्लांट्स नीड वाटर टू ड्रॉ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स को नीड होती है वाटर ड्रॉ करने की, ताकि उसको न्यूट्रिएंट्स मिल सके सॉइल से, फॉर देयर ग्रोथ एंड फॉर मेकिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और उनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है, ताकि वो फूड मेक कर सके फोटोसिंथेसिस के थ्रू। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, the fields should be watered at proper intervals। देखो, अब मेंटेन करने के लिए, हमारी जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए और हेल्दी क्रॉप को पाने के लिए हमें फील्ड में प्रॉपर इंटरवल्स में, यानी टाइम पर वाटर्ड करना चाहिए उसको। द वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। डिफरेंट इंटरवल्स पर जब हम क्रॉप को वाटर देते हैं उसको हम इरिगेशन कहते हैं, सिंचाई। द टाइम and frequency of irrigation vary from crop to crop, soil to soil and season to season। अब देखो, जो टाइम है और जो फ्रीक्वेंसी है इरिगेट करने की, इरिगेशन की, वो हर क्रॉप की, हर सॉइल की, हर सीजन की अलग अलग होती है। डिपेंड करता है कौन सी क्रॉप है, कौन सी मिट्टी है और कौन सा सीजन है। ओके। द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन इन आवर कंट्री आर रिवर्स, लेक्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स, कैनल्स, रिसीवर्स, टैंक्स, ईटीसी। जो मेन सोर्स है इरिगेशन के हमारे कंट्री में, वो रिवर है, टैंक है, ठीक है, वेल्स, ट्यूबवेल्स, कैनल्स, रिसीवर्स, टैंक्स, ईटीसी। The water from these resources is discharged into the fields by irrigation canals or pumped by using electric और diesel pumps। ठीक है। अब जो वाटर है इन रिसोर्सेज का डिस्चार्ज किया जाता है फील्ड्स में इरिगेट करने के लिए क्रॉप को, कैनल्स के थ्रू, पंप के थ्रू और इलेक्ट्रिक डीजल पंप के थ्रू। ठीक है। देखो, यहाँ पर आपको शो किया है कैनल, दिस इज कैनल एंड दिस इज ट्यूबवेल। ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के ट्रेडिशनल मेथड्स को डिस्कस करते हैं। The traditional methods of irrigation in India have been used for centuries to live water from water receivers and supply it to the fields from irrigation। ठीक है। अब देखो, ये जो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं इरिगेशन के इंडिया में, इनको यूज किया जा रहा है बहुत लंबे टाइम से, सेंचुरीज से, बहुत सालों से यूज किया जा रहा है। ठीक है। ठीक है। फ्रॉम वाटर रिसीवर्स, जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं, वाटर रिसीवर से मिलते हैं, उसके बाद इनको हम सप्लाई कर देते हैं अपने अपने फील्ड में इरिगेशन के लिए। ऑल्दो दीज मेथड्स आर चीपर, दे आर लेस एफिशिएंट। हालांकि ये मेथड्स बहुत चीपर होते हैं, सस्ते होते हैं और इनमें ज्यादा मेहनत भी नहीं होती है। सम ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन आर, अब कुछ ट्रेडिशनल मेथड बताए हैं। देखो, जिसमें फर्स्ट होता है पुली सिस्टम, मोट, सेकंड चेन पंप, थर्ड लेवलर सिस्टम एंड फोर्थ द केली। ओके। नाउ आपको पिक्चर शो किया, देखो, दिस इज द केली, दिस इज चेन पंप, दिस वन इज मोट पुली सिस्टम एंड दिस इज लेवलर सिस्टम। ओके। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, मॉडर्न मेथड्स को डिस्कस करते हैं। द मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन इंश्योर द यूज ऑफ वाटर मोर इकोनॉमिकली एंड एफिशिएंटली। अब जो हमारे मॉडर्न मेथड्स हैं इरिगेशन के, वो इंश्योर करते हैं, ध्यान रखते हैं कि वाटर का यूज इकोनॉमिकली और एफिशिएंटली किया जाए। ओके। सम ऑफ द मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन आर, कुछ मॉडर्न मेथड्स आपको बताएं इरिगेशन के। फर्स्ट इज स्प्रिंकलर एंड सेकंड इज ड्रिप irrigation, sprinkler system and drip irrigation। What is sprinkler system? This system of irrigation is more used for uneven dry land। जो
बहुत ज्यादा ड्राई लैंड है, अनइवन है, यानी हर जगह से कहीं से सूखी है कहीं से गीली, इस तरीके से, कहीं से ड्राई बहुत ज्यादा कहीं से थोड़ी कम ड्राई है, उसके लिए इरिगेशन मेथड बहुत अच्छा होता है। इन दिस सिस्टम अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन देयर टॉप्स आर लिंक्ड टू द मेन पाइप। अब इस सिस्टम में क्या होता है, एक पूरा पाइप का नेटवर्क बना होता है, जिनके नोजल एरिया पर, जिनके टॉप पर एक रोटेटिंग नोजल लगा होता है, बेसिकली सब ऊपर की तरफ, जैसे यहाँ पर आपको शो किया है, ये रोटेट होता रहता है, ठीक है, मेन पाइप से जुड़े होते हैं ये। व्हेन वाटर इज पंप्ड इनटू द मेन पाइप, जब वाटर मेन पाइप में पंप होता है, इट कम्स आउट और द रोटेटिंग नोजल विद प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है, तब ये रोटेटिंग नोजल के थ्रू प्रेशर के साथ घूमता रहता है, नोजल के थ्रू, ठीक है। दिस इज स्प्रिंकलर सिस्टम। नेक्स्ट, ड्रिपिंग इरिगेशन। Drip is irrigation. In this system, water is released drop by drop just near the root of plants, ठीक है। अब देखो इस सिस्टम में वाटर जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप बिल्कुल रूट के पास गिरता हुआ रहता है। दिस इज द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ इरिगेशन, ये सबसे इकोनॉमिकल मेथड होता है इरिगेशन का। इट इज हाईली सुटेबल फॉर वाटर डिफिशियंसी रीजन्स, जहां पर पानी की कमी होती है उन रीजन्स के लिए बहुत अच्छा होता है ये। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर फ्रूट एंड फ्लावर प्लांट्स, ये मेथड्स फ्रूट्स और फ्लावर प्लांट के लिए यूज किया जाता है। दिस इज ड्रिप इरिगेशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वीडिंग। Many unwanted plants grown along with cultivated crops in field। देखो बहुत सारे unwanted plants हमारी क्रॉप के साथ फील्ड में ग्रो कर जाते हैं। These unwanted plants are called weeds। इन unwanted plants को ही हम weeds कहते हैं। They compete with the main crops for nutrients, water, etc. and hence reduce the crop yield, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, जो हमारी मेन क्रॉप होती है उसके साथ compete करते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को लेके, वाटर को लेके, और इस तरीके से क्रॉप, हमारी जो क्रॉप है उसकी जो उपज है, ठीक है, उसको कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। दिस प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द क्रॉप इज नोन एज वीडिंग। अब जब हम अपनी मेन क्रॉप से वीड्स को रिमूव करते हैं तो इसको हम वीडिंग कहते हैं। The best time to remove weeds is before they produce flowers and seeds। और सबसे अच्छा टाइम वीड्स को रिमूव करने का कब होता है, जब तक उन्होंने फ्लावर्स और सीड्स को प्रोड्यूस नहीं किया है, उससे पहले उनको रिमूव करना सबसे अच्छा टाइम होता है। ओके, some weeds which are very common and grown with almost every crop and अमरंथस यानी कि जो होती है चौलाई, ओके, सिनोपोडियम बथुआ, वाइल्ड ओट्स जावी, ग्रास, कॉनोवोल्वस, हिरनखुरी, ठीक है, ये कुछ यहाँ पर आपको कॉमन वीड्स बताए हैं। ओके, द वेरियस मेथड्स टू रिमूव वीड्स। अब बहुत अलग अलग मेथड्स होते हैं वीड्स को रिमूव करने के। फर्स्ट है मैनुअल मेथड। दिस मेथड इन्वॉल्व्स अपरूटिंग द वीड्स मैनुअली। इसमें मैनुअली ही हम अपरूट करते हैं, ठीक है, वीड्स को। सेकेंड, बाय यूजिंग टूल्स। अब टूल्स का यूज होता है इसमें। दिस मेथड इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ हैंड, ट्रॉवल, खुरपी, हैरो, पंडारा और ट्रैक्टर ड्राइवन होलो टू अप्रूव वीड्स, ठीक है। अब इसमें टूल्स का यूज होता है, जैसे आपको बताया है, एक हैंड ट्रॉवल होता है जिसको खुरपी कहते हैं, एक होरो पंडारा होता है, ठीक है, ट्रैक्टर, इन सब के थ्रू वीड्स को रिमूव किया जाता है, अपरूट किया जाता है। खुरपी, दिस इज खुरपी एंड दिस वन इज होरो। नेक्स्ट, बाय केमिकल मेथड्स। इट इन्वॉल्व्स स्प्रेइंग chemicals called weedicides और herbicides which destroy the weeds, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं केमिकल्स को, ठीक है, वीडिसाइड और हर्बिसाइड्स पर, जिससे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वीड्स। सम कॉमन वीडिसाइड्स आर बुटचुलर और डालापोन, मिथाक्लोर एंड सिनीजीन, ठीक है, ये कुछ हमारे कॉमन होते हैं। ओके, दे आर डाइल्यूटेड इन वाटर एंड स्प्रेड विद अ स्प्रेयर इन द फील्ड। ये डाइल्यूट किए जाते हैं वाटर में, उसके बाद फील्ड में इनको स्प्रे कर देते हैं। ओके, नॉलेज फैक्ट। Weedicides are poisonous and it is therefore necessary to wash them thoroughly before using them। देखो weedicides जो है वो poisonous होते हैं, जहरीले होते हैं, इसलिए इनको वॉश करना बहुत जरूरी होता है thoroughly before यूज करने के बाद। ओके, सभी जगह।
Next, biological control method. In this method, an insect or any other organism is introduced in the crop field which selectively destroy the weeds. देखो अब इसमें बताया, इस मेथड में कोई भी इंसेक्ट या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म देखा जाता है हमारी क्रॉप फील्ड में जो कि डिस्ट्रॉय कर रहा होता है हमारे वीड्स को. ओके, हाउएवर इट इज नेसेसरी टू चेक द रिप्रोडक्शन ऑफ दीज इंसेक्ट. हालांकि इन इंसेक्ट्स की रिप्रोडक्शन को चेक करना भी जरूरी है. Next topic is crop protection. The growing crops need to be protected from other plants or animals that can damage it. देखो जो हमारी क्रॉप ग्रो कर रही है उसको प्रोटेक्ट करने की भी नीड होती है हमको, राइट? सो इसमें हम देखते हैं कि कोई एनिमल या फिर कोई अदर प्लांट हमारी क्रॉप को डैमेज तो नहीं कर रहा. क्रॉप प्रोटेक्शन इंक्लूड, अब इसमें हम कैसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी क्रॉप को, क्या क्या इंक्लूड होता है. फर्स्ट, Pests can be controlled by pesticide which are poisonous chemicals. पेस्ट को कंट्रोल किया जाता है पेस्टिसाइड्स के थ्रू, ठीक है, जो कि केमिकल पॉइजनस केमिकल्स होते हैं, जहरीले केमिकल होते हैं. दे आर स्प्रेड बाय यूजिंग अ स्प्रेयर और आर लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट. अब देखो इनको स्प्रे किया जाता है स्प्रेयर के थ्रू और लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट के थ्रू. दीज इंक्लूड, इनमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं. फर्स्ट होता है इंसेक्टिसाइड्स लाइक DDT, BHC, कॉमनली नोन एज गैमेक्सिन, Malthion and Diastone etc are used to destroy insects. इन सब का हम यूज करते हैं इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए. फंगीसाइड्स एंड सल्फर, लाइम, सल्फर etc आर यूज टू डिस्ट्रॉइंग फंगी. इन सब का यूज हम फंगी को डिस्ट्रॉय करने के लिए करते हैं. रोडिएंटसाइड्स लाइक जिंक, फोस्फाइड, वॉरफेन etc आर यूज टू किल रोडेंट्स. इन सब का यूज हम रोडेंट्स को किल करने के लिए करते हैं. बर्ड्स कैन बी स्केयर्ड बाय पुटिंग स्केयरक्रोस इन द फील्ड. अब देखो ये होता है स्केयरक्रो, ठीक है, इसको अगर हम अपनी फील्ड में लगा देते हैं तो बर्ड इससे स्केयर हो जाती है, डर जाती है और हमारे फील्ड में नहीं आती है. ओके, नेक्स्ट is knowledge fact. Diseases are transmitted through seeds, air, soil और through insects. देखो डिसीजेस ट्रांसफर होते रहते हैं एयर के थ्रू, सीड्स के थ्रू, ठीक है, सॉइल के थ्रू और इंसेक्ट्स के थ्रू. अब देखो अब आप इसमें पॉइंट्स बताएं कुछ. रस्ट एंड स्मथ आर फंगल डिसीजेज ऑफ वीट. वीट के फंगल डिसीजेज होते हैं रस्ट और स्मथ. ब्लिट और पोटेटोज इज ऑल्सो फंगल डिसीज, ठीक है. ब्लिट और पोटेटोज ये एक फंगल डिसीज होता है. विल्ट इज आ डिसीज कॉज्ड बाय आ बैक्टीरियम. विल्ट एक डिसीज है जो बैक्टीरियम की वजह से होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज हार्वेस्टिंग. द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज नेचर्ड इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. देखो जब हम क्रॉप को कट कर लेते हैं, ठीक है, कट करने के बाद जब इकट्ठा कर लेते हैं तो उसको हम हार्वेस्टिंग कहते हैं. द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर कॉल्ड प्रोड्यूस और क्रॉप यील्ड, ठीक है. जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूस और क्रॉप यील्ड. ओके, राइस एंड व्हीट क्रॉप्स आर कट क्लोज टू द ग्राउंड बाय हैंड यूजिंग अ सिकल. राइस की क्रॉप्स और व्हीट की क्रॉप्स को ग्राउंड पर ही कट किया जाता है हैंड की हेल्प से, एक सिकल होती है उसकी हेल्प से. दिस इज कॉल्ड मैनुअल हार्वेस्टिंग. इसको मैनुअल हार्वेस्टिंग कहते हैं क्योंकि इसको 1 by 1 किया जाता है कट. द क्रॉप इज कलेक्टेड at one plane in the field and allowed to dry in the sun for a few days. देखो क्रॉप को कट करके एक ही जगह पर कलेक्ट किया जाता है फील्ड में, प्लेन फील्ड में, और उसके बाद कुछ दिनों तक ड्राई होने दिया जाता है. इन लार्ज फार्म्स हार्वेस्टिंग इज डन मैकेनिकली और हार्वेस्टर्स और बाय अ मैकेनिक मशीन कॉल्ड कंबाइन. बड़े बड़े फील्ड में, ठीक है, ये हार्वेस्टिंग की जाती है मशीन्स के थ्रू, हार्वेस्टर्स के थ्रू, ठीक है, और जिसको हम कहते हैं कंबाइन. A combine has a harvester and thresher combined together in one machine. एक ही मशीन में दो चीज कंबाइन होती हैं, थ्रेशर भी और हार्वेस्टर भी, ठीक है, ये दोनों कंबाइन होती हैं इसमें. आपको देखो यहाँ पर शो किया है कंबाइन मशीन. ओके, नेक्स्ट इज थ्रेशिंग. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स एंड हस्क फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप इज कॉल्ड थ्रेशिंग. अब देखो जो हमने क्रॉप हमने कट की है उसमें से ग्रेन्स को और हस्क को, भूसे को अलग करना हमारा थ्रेशिंग होता है. द हार्वेस्टेड क्रॉप इज सेपरेटेड ऑन द ग्राउंड एंड ऑक्सन, बैल्स, कैमल्स etc आर मेड टू वॉक ओवर इट इन अ सर्कल. ओके, हार्वेस्टेड क्रॉप को सेपरेट किया जाता है ग्राउंड पर, उसके बाद ऑक्सन यानी कि बैल या फिर बफेलोस, भैंस, कैमल, ऊंट, ठीक है, इन सबको वॉक कराया जाता है एक सर्कल बना के. द कैटल्स फीट रिलीज द ग्रेन्स फ्रॉम कफ, भूसा,
ठीक है, जो कैटल्स के फीट हैं उनके थ्रू रिलीज हो जाते हैं, ग्रेन्स भूसा से निकल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है विनोविंग। Winnowing is the process of reporting the hay and cuff from the grains with the help of wind. देखो विनोविंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इसमें हे को और ग्रेन्स को अलग अलग किया जाता है विंड की हेल्प से। द ग्रेन्स मिक्स्ड विद द हे एंड कफ आर मेड टू फॉल फ्रॉम द हाइट। ग्रेन्स को जो मिक्स होते हैं, ग्रेन्स और कफ दोनों, उनको हाइट से गिराया जाता है। द ग्रेन्स फॉल स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड बट द हे एंड कफ बिगेन्स लाइटर एंड कैरिड अवे द टू सम डिस्टेंस बाय द विंड। देखो अब क्या किया जाता है, ऊपर से गिराया जाता है, ठीक है, हे अलग हो जाता है और जो हमारे लाइटर और जो हमारे लाइटर सीड्स होते हैं, यानी जो बेकार सीड्स होते हैं वो अलग हो जाता है और नॉर्मल सीड्स हमारे अलग हो जाते हैं, अलग डिस्टेंस पे गिरते हैं। ठीक है, नेक्स्ट topic is storage. Harvested crop has been threshed and dried in the sun. अब देखो हार्वेस्टेड क्रॉप को थ्रेश किया जाता है, थ्रेश करने के बाद उसको सन में ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है। द थ्रेशिंग इज डन टू ब्रिंग डाउन द मॉइस्चर कंटेंट बिलो 14% बाय वेट टू प्रिवेंट द अटैक बाय पेस्ट। अब देखो थ्रेशिंग के बाद, ठीक है, जब उसके बाद इसको स्टोर करने से पहले हमारी जो क्रॉप है उसका मॉइस्चर जो है कम किया जाता है, 14% से कम होना चाहिए उसमें मॉइस्चर। ठीक है, उसके बाद ताकि उन पे पेस्ट अटैक ना कर सके। आफ्टर ड्राइंग द ग्रेन्स एंड पैक्ड इन जूट बैग्स एंड स्टोर इन सिलोस, गोडाउन्स और ग्रेनरीज। अब ड्राई करने के बाद हमारे ग्रेन्स को पैक कर दिया जाता है जूट बैग्स में और स्टोर किया जाता है सिलोस में, गोडाउन्स में और ग्रेनरीज में। In practice, however, an extra stock called buffer stock is always maintained so that grain are available in plenty even if there is shortfall in production. अब देखो इन सब के अलावा भी जो हमारा अलग स्टॉक है, बफर स्टॉक होता है, उसमें स्टोर किया जाता है ताकि अगर कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ती है तो वहां से हम अब इसको क्रॉप को यूज कर सकें, कभी भी शॉर्टेज होती है तो इस प्रोडक्शन का हम यूज कर सकें। ओके, यहाँ पर देखो आपको पिक्चर शो की है, फूड स्टोर्ड इन अ ग्रेनरी, दिस इज ग्रेनरी एंड दिस सिलोस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स। ओके, नॉलेज फैक्ट, अ न्यू मेथड इफ ग्रेन स्टोरेज इन्वॉल्व द यूज ऑफ नाइट्रोजन गैस। एक नया मेथड होता है, ठीक है, ग्रेन को स्टोर करने का, उसमें इन्वॉल्व होती है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस इज सर्कुलेटेड थ्रू द ग्रेन पाइल इन सिलोस। सिलोस में नाइट्रोजन गैस को डाला जाता है, बेसिकली सर्कुलेट कराया जाता है, एक बार निकाला जाता है उसके अंदर से। इट रिप्लेस एयर एंड हैंस ऑक्सीजन इज इन द सिलोस। ये अब देखो जो वहां पर एयर होती है उसको रिप्लेस कर देती है, वहां से उसको हटाकर खुद वहां पर हो जाती है। दिस किल्स ऑल पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इससे वो सारे पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉप रोटेशन। ओके, नाउ हम क्रॉप रोटेशन को जानेंगे, क्रॉप रोटेशन क्या होता है। ऑलराइट, some plants like wheat, rice, etc. consume large amounts of nitrogen from the soil. अब देखो कुछ प्लांट हमारे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन को कंज्यूम करते हैं, यानी उनको नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा नीड होती है, जिसमें हमारे व्हीट और राइस आते हैं। ओके, वंस दे आर हार्वेस्टेड द सॉइल इज डिप्लीटेड of nitrogen and may not be suitable for plants which require more nitrogen. देखो अब एक बार जब इन प्लांट्स को हार्वेस्ट कर लिया जाता है तो जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन की बहुत कमी हो जाती है। ठीक है, तो जो दूसरे प्लांट हैं जिनको नाइट्रोजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। तब the farmers then grow a crop of leguminous plants like pea and beans. उसके बाद farmers leguminous plants की क्रॉप को ग्रो करते हैं जिसमें pea और beans आते हैं। ठीक है, soybean and groundnut plants can utilize atmospheric nitrogen to produce nitrate and release them in the soil. देखो सोयाबीन और ग्राउंडनट प्लांट्स जो होते हैं वो यूटिलाइज करते हैं नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से, ठीक है, और प्रोड्यूस करते हैं नाइट्रेट को, रिलीज कर देते हैं उसको सॉइल में। ठीक है, the soil becomes ready for next crop of the wheat और राइस। अब सोइल इस तरीके से अगली क्रॉप के लिए बहुत अच्छे से रेडी हो जाती है, चाहे उसमें व्हीट ग्रो करें या राइस। ओके, नेक्स्ट मिक्स्ड
चॉपिंग इज अनदर मेथड ऑफ एडिंग टू न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल। देखो मिक्स्ड चॉपिंग एक और मेथड है हमारी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को ऐड करने का। ओके, 2 or more crops are grow in the same field। 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप्स को हम एक ही फील्ड में, एक ही खेत में ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट क्रॉप्स हैव डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन द सॉइल। अलग क्रॉप के अलग इफेक्ट होते हैं सॉइल पर, मिट्टी पर, ठीक है। कॉटन एंड ग्राउंडनट क्रॉप आर ऑल्सो ऑफन ग्रोन टुगेदर। अब देखो कौन सी ऐसी फसल है जो अक्सर एक साथ ग्रो की जाती है, जिसमें हमारे कॉटन और ग्राउंडनट होते हैं, ठीक है। Okay, next topic is nitrogen cycle. Let's read it. Nitrogen is used by life forms to carry out many of the new functions of life. अब देखो नाइट्रोजन का जो यूज है वो लाइफ फॉर्म में होता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से कैरी आउट करते हैं बहुत सारे फंक्शंस ये अपनी लाइफ के। ओके, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय बैक्टीरिया इनटू सच कंपाउंड्स दैट आर कंज्यूम्ड बाय द प्लांट्स इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। अब जिस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्जन किया जाता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का बैक्टीरिया के थ्रू, ठीक है, कुछ कंपाउंड्स को कंज्यूम करने के लिए, ठीक है, जिसमें जो प्लांट करते हैं उनको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ओके, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रिजोबियम are found in small balls attached to the roots of lignous लाइक पीस, बीन्स, ग्राउंडनट्स, मूंग etc। अब देखो क्या बताया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जिसका नाम है रिजोबियम, ये कहाँ पर फाउंड होता है, छोटे छोटे बॉल्स बने होते हैं लिग्मोनियस जो प्लांट होते हैं उनकी रूट्स पर, जैसे पीस, बीन्स, ग्राउंडनट, मूंग, इन सब में। ओके, लिगम्स आर ग्रोन एज रोटेशनल क्रॉप फॉर द पर्पस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन के पर्पस से इस क्रॉप को ग्रो किया जाता है, रोटेशन किया जाता है इसका बेसिकली, यानी कि जो हमारी राइस या वीट की क्रॉप होती है उसके बाद इनको ग्रो करते हैं, फिर से हम राइस या वीट ग्रो कर सकते हैं। ओके, एयर कंटेन्स अबाउट 78% नाइट्रोजन। हमारी जो एयर है उसमें 78% नाइट्रोजन कंटेन होती है, शामिल होती है। दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज नॉट यूज्ड बाय द प्लांट्स डायरेक्टली। अब ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको डायरेक्टली प्लांट्स के थ्रू नहीं यूज किया जाता। बिफोर इट कंज्यूम्ड इट कंबाइंस। अब कंज्यूम करने से पहले ये कंबाइन करती है with oxygen, carbon and hydrogen and is then used as a nutrient like water। अब देखो क्या बताया है यहाँ पर आपको कि कंज्यूम करने से पहले ये कंबाइन होती है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन के साथ और हाइड्रोजन के साथ, देन ये यूज करती है एज अ नाइट्रोजन लाइक वाटर, ठीक है। नाइट्रोजन इज रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर फॉर्मिंग अ साइकिल कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। अब नाइट्रोजन जो है वो फिर से एटमॉस्फेयर में रिटर्न हो जाता है एक साइकिल के थ्रू, जिसको हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। ओके, प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रेट्स फ्रॉम द सॉइल एंड प्रोड्यूस प्रोटीन्स इन देयर सेल्स। प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं नाइट्रोजन को सॉइल से और प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन अपनी सेल्स तक। When the consumers eat the plants, जब consumers plants को eat कर लेते हैं, the nitrogen enters the food chain by the process called nitrogen assimilation। तो नाइट्रोजन जो है एंटर कर जाती है फूड चेन के थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू, नाइट्रोजन एसिमिलेशन प्रोसेस के थ्रू। अ पार्ट ऑफ दिस प्रोटीन इज ब्रोकन डाउन इन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड इज एक्सक्रेटेड। अब एक पार्ट जो होता है प्रोटीन का, ठीक है, वो ब्रोक डाउन हो जाता है, यानी टूटने लगता है, ठीक है, जैसे एनिमल्स की बॉडी में पहुंचता है और उसके बाद वहां से एक्सक्रेटेड हो जाता है, वहां से बाहर निकल जाता है। मोर ओवर व्हेन एनिमल्स डाइज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट ऑन दैम एंड डिकम्पोज देयर नाइट्रोजन कंपोनेंट्स इनटू अमोनिया। इसके अलावा जो एनिमल्स हैं जब डाई होते हैं, ठीक है, तो छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं और जो भी नाइट्रोजन जो भी उनसे मिलता है उसको वो अपनी हेल्प में लेते हैं, ठीक है, अमोनिया की फॉर्म में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। इस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहते हैं। सम ऑफ दीज कंपाउंड्स आर टेकन अप बाय प्लांट्स एंड द रेस्ट आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल। अब इनमें से जो हमारे कुछ प्लांट होते हैं वो टेक कर लेते हैं, ठीक है, ये जो अमोनिफिकेशन होता है इसमें से कुछ पार्ट को प्लांट टेक कर लेते हैं और कुछ जो है उसको नाइट्रीफिकेइंग बैक्टीरिया जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं। The process of conversion of ammonia into nitrate is called nitrification। अब ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें हमारा कन्वर्जन होता है अमोनिया से नाइट्रेट में, इस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, ठीक है।
नॉट नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेओन, ठीक है, नाइट्रिफिकेओन। Some of these nitrates are observed by plants. कुछ nitrates plants के through observe किया जाता है. The rest are converted to free nitrogen gas by डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब देखो जो रेस्ट है, जो बचा हुआ रहता है, वो कन्वर्ट हो जाता है फ्री नाइट्रोजन गैस में बाय किसके थ्रू होता है? डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू। दिस इज कॉल्ड डेंट्रिफिकेशन, और इसको हम डेंट्रिफिकेशन कहते हैं। दिस अमोनिया में बी रिलीज इनटू द एटमोस्फेयर, ये अमोनिया बाद में एटमोस्फेयर में रिलीज हो सकता है, थस कंप्लीटिंग द नाइट्रोजन साइकिल, और इस तरीके से पूरा नाइट्रोजन साइकिल हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, पूरा एक चार्ट आपको देखो शो किया है नाइट्रोजन साइकिल का। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक इज फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स से भी हमें फूड मिलता है, राइट? Okay, let's discuss it. The branch of agriculture which deals with the management, breeding, food, health, and care of livestock or domestic animals is known as animal husbandry. ठीक है, अब जो हमारी ब्रांच एग्रीकल्चर की, ठीक है, डील करती है, यानी कि इन सारी चीजों से, बहुत सारी चीजें आती है एग्रीकल्चर में, कृषि में, ठीक है, इसमें जैसे मैनेजमेंट हो गया किस किस का? ब्रीडिंग का, फूड का, हेल्थ का, ठीक है, केयर ऑफ लाइव स्टॉक यानी जितने भी पशु हैं उन सब की केयर, डोमेस्टिक एनिमल्स का, इन सबको हम जानते हैं एनिमल हस्बेंड्री के नाम से। दिस द काइंड ऑफ एनिमल दैट प्रोवाइड यू विद फूड आर, अब जो अलग अलग एनिमल हमें फूड प्रोवाइड करते हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे कौन कौन सी तरह का फूड प्रोवाइड करते हैं? मीट एंड एग यील्डिंग एनिमल्स, ऐसे एनिमल जो हमें मीट एग प्रोवाइड करते हैं। सच गॉट, अब कौन कौन से हैं? गॉट, पोल्ट्री एनिमल्स, गॉट हो गई पोल्ट्री एनिमल्स, एग्जाम्पल चिकन, डक एंड टर्की, ये पोल्ट्री एनिमल होते हैं। ठीक है, फिश एंड शिप, द लार्ज स्केल रियरिंग ऑफ फिश फॉर फूड इज नोन एज पिस्किकल्चर। ठीक है, अब जो लार्ज स्केल में रियरिंग की जाती है फिश की फूड के लिए, उसको हम कहते हैं पिस्किकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट मिल्क और मिल्क यील्डिंग एनिमल्स, ऐसे एनिमल जो हमें मिल्क देते हैं, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एनिमल्स कॉज बफेलोज एंड बुलॉक्स आर नोन एज कैटल। देखो अब इनको हम कैटल के नाम से जानते हैं, बफेलोज को और बुलॉक्स को। ठीक है, देन दे फॉर्म एन इम्पोर्टेंट कैटेगरी ऑफ लाइफ स्टॉक। ठीक है, ये पशुओं में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं, राइट? कॉज एंड बफेलोज प्रोवाइड मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स। देखो अब जो बफेलोस हैं या फिर हमारे जो कैटल्स होते हैं, ये सभी हमें डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली मिल्क देते हैं, जिनसे बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे पनीर, कर्ड, लाइक दिस। ठीक है, दे आर ऑल्सो नॉन एज मिल्क एनिमल्स, इसलिए इनको हम मिल्क एनिमल के नाम से भी जानते हैं। बुलॉक्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस सच एज प्लॉगिंग। अब बुलॉक्स जो होते हैं, जो बैल होते हैं, जिनको बैल बोलते हैं, उनको एग्रीकल्चर ऑपरेशंस में यूज किया जाता है, बेसिकली कृषि के कामों में उनका यूज किया जाता है, जैसे प्लॉगिंग, यानी कि जो फील्ड होता है उसको थोड़ी उसकी मिट्टी को लूजन अप करने के लिए, ढीला करने के लिए। ठीक है, द हाइड ऑफ कैटल इज also used is making leather products। अब जो कैटल की हाइड होते हैं उनका यूज भी होता है लेदर प्रोड्यूस करने के लिए, ओके, लेदर प्रोडक्ट्स के लिए बेसिकली। बिसाइड दीज हनी बीज प्रोवाइड अस विद हनी, इसके अलावा जो हनी बीज होती है, मधुमक्खी, वो हमें हनी प्रोवाइड करती है। लार्ज स्केल ईयरिंग ऑफ हनी बीज इज कॉल्ड एपीकल्चर। लार्ज स्केल में हनी बी जो हमें हनी देती हैं, यानी कि जो हम हनी का बेसिकली बिजनेस करते हैं, हनी बीज को पाल के, उसको हम कहते हैं एपीकल्चर। ठीक है, ओके, देन टर्म्स दी हैं आपको, टर्म्स टू रिमेंबर। फर्स्ट इज हॉर्टिकल्चर। व्हाट इज हॉर्टिकल्चर? द साइंस ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, एक ऐसा साइंस जिसके थ्रू हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं। ओके, खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रो इन रेनी सीजन, ऐसी क्रॉप्स जो रेनी सीजन में ग्रो करती हैं। रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन, ऐसी क्रॉप्स जो हमारी विंटर सीजन में ग्रो करती हैं। जैद क्रॉप्स, जो क्रॉप्स ग्रोन इन समर सीजन, ऐसी क्रॉप्स जो समर सीजन में ग्रो करती हैं। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग, सोइंग ऑफ सीड्स मैन्युअली और बाय सीड ड्रिल्स। ठीक है, मैन्युअली मीन्स यानी कि अपने हाथ से एक एक करके लगाना, यानी कि सीड्स, बीजों को एक एक करके खेत में लगाना, या फिर सीड ड्रिल की हेल्प से लगाना। ठीक है, वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रोन विद द क्रॉप्स, ऐसे प्लांट्स जो हमें हमारी क्रॉप में नहीं चाहिए, वो हमारी क्रॉप नहीं है। ठीक है, वो बिना ग्रो किए खुद से ग्रो हो गए हैं। ओके,
पेस्ट्स ऑर्गेनिजम्स दैट अटैक टू डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, ठीक है, ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारी क्रॉप पर अटैक करते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। हार्वेस्टिंग, कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप्स, जब हमारी फसल पक जाती है, अच्छे से मैच्योर हो जाती है, तो उसको कट करके गैदर करना, इकट्ठा करना, इट मींस हार्वेस्टिंग। विनोविंग, सेपरेटिंग कर्व फ्रॉम दी ग्रेन्स, अब कव से ग्रेन को अलग करना विनोविंग होता है। ओके, नाइट्रोजन फिक्सेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड, ठीक है, अब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड में, ठीक है। नेक्स्ट, हस्बेंड्री, रियरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन अ लार्ज स्केल, यानी बड़े स्केल में एनिमल्स को पालना, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। होप सो ये चैप्टर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।